बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़न आज तो मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है और साथ ही साथ जो है वो मतला अब्र आलूद है। और अगर मौसम अच्छा हो तो सारा दिन आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। कल बहुत ज़्यादा अलबत्ता गर्मी थी और कल रात के बाद से जो है वो हवा चलना शुरू हुई और उसके बाद आंधी चलना शुरू हुई और फिर बारिश हुई और सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो धूप भी नज़र आई। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे के करीब जो है वो आपको बताते चलें, दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, 3 बजे के करीब दर्जा हरारत एक्सपेक्ट किया जा रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 37 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। मरियम फयाज हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइएगा आप कहाँ पर हैं और बाहर मौसम आप कैसा देख रही हैं? जी मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? मौजूद हूँ जेलानी पार्क में और मौसम की बात कीजिए तो शहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा हसीन है, खुशगवार है। कल रात से चलने वाली तेज़ आंधी और बारिश के बायस मौसम बहुत ज़्यादा दिलकश हो गया है और उसके साथ साथ जो लाहौरी हैं उनके दिल का मौसम भी बहुत ज़्यादा हसीन हो गया है। लाहौरी तो वैसे जिंदा दिली की वजह से बहुत मशहूर है। जैसे ही मौसम अच्छा होता है बहाना ढूंढते हैं और घरों से बाहर निकल आते हैं, पार्क और तफरीगाहों का रुख करते हैं और अपनी फैमिलीज़ के हमरा इस मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ आपको बताते चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और उनका यही कहना है कि आज सारा दिन वक्फे से बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इजाफा हो जाएगा और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या होगी। जी शुक्रिया। मरियम मौजूद थी जलानी पार्क से और ठंडी हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी का भी इम्कान है। आज सारा दिन जो है मौसम बहुत खुशगवार रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की हमारी लीड स्टोरी, बिल वसूल करने की बजाय ऑफिसर कनेक्शन काटने की दौड़ में मसरूफ, लेस्को के 2 अरब 83 करोड़ रुपए डूब गए। दूसरी टॉप स्टोरी, नया माली साल सूबे के तरक्याती बजट का 35% सिर्फ लाहौर पर खर्च होगा। मुंजमद होने का खौफ, टैक्स नादहिंदा लाहौरियों ने रकम बेनामी अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। और हुकूमती अरकान असम्बली को डेंगू स्क्वाड में 12 नौकरियों का कोटा मिल गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रजा खान और शाहिद नदीम सिप्रा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। मौसम खुशगवार है आमिर भाई? हम तो मौसम को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत लंबे अरसे के बाद मई के अंदर इस तरह का मौसम देखने आया। मुझे याद है कि 1999 में इस तरह का मौसम हुआ था। मैं इंग्लैंड से वापस आया था तो लाहौर में लगता नहीं था कि मई है और जैसा वहाँ पे मौसम था लेकिन नहीं, पिछले साल भी इन दिनों काफी बारिशें जो है नहीं बारिशें होती हैं, बट इस तरह से जो कूल ब्रीज है का मौसम बनना वो नहीं चलता है, वो फर्क है। बारिश होना और चीज़ है, बारिश के बाद हब्स हो जाता है, गर्मी का मजा चखा भी पिछले दिनों लाहौरियों ने 46 डिग्री सेंटीग्रेड, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये प्री मानसून जो है वो इस दफ़ा बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। यानी जून में आप तवक्को करें कि बारिशें ज़्यादा होंगी। ये जो मौसम नज़र आता है और ये पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ लाहौर की बात ना करें तो अगर आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर भी आज दर्जा हरारत सुबह जो मैं देख रहा था तो वो 28, 29 इसी तरह से चल रहा था। इसका मतलब मौसम वहाँ भी खुशगवार हुआ। फिर उसके साथ साथ अपर पंजाब की तरफ चले जाएं और पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो वहाँ भी मौसम, रात इतना मौसम ख़राब था कि फ़्लाइट्स जो थी वो लाहौर उतारना पड़ी। तो मौसम जो है ये कुछ तब्दील होता नज़र आता है। अलार्मिंग भी है, जहाँ आप खुश भी हैं कि जी गर्मी जा रही है, वहाँ अलार्मिंग भी है कि बारिशें बिन मौसम हुई तो बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। हमें तो मौसम पे बारिश ये रहमत जो है वो जहमत भी बन जाती है। लेकिन चूंकि मौसम खुशगवार है और अभी जैसे आमिर भाई ने कहा कि जून में एक्सपेक्टेशंस हैं कि बारिशें होंगी, रमजान आराम से गुजर जाएगा। लग यही रहा है कि वो इतना लंबा रोजा है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुस्लिमा के लिए एक अच्छा मौसम बना रहा है, उनको वो माइंड बना रहा है कि जो गर्मी थी 46 के औकात में सहरी टाइम खत्म हो रहा है और
7:22 पे रोज़ा खुल रहा है, अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा रोज़ा है, तो मौसम यानी कि सपोर्ट करने वाला गर्मी में रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है इतना सारा। आप और कुछ नहीं होता, जो प्यास है प्यास की वजह से ज़्यादा मुश्किल होती है। बट अगर इसी तरह मौसम रहा, इसी तरह बारिशें रही, तो मेरे ख्याल में रमज़ान मुक़द्दस जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। बिल्कुल सही। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और आपकी लीड स्टोरी है, शायद से आपसे शुरू करेंगे। बिल वसूल करने के बजाय ऑफिसर अब कनेक्शन काटने में मसरूफ़ है और लेस्को के 2 अरब 83 करोड़ छोटी रकम नहीं है। और ये देखें, ये छोटी रकम इसलिए नहीं है कि इसमें आप और मेरे जैसा कोई घरेलू कंज्यूमर नहीं है, इसमें वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसमें आपके बड़े बड़े कनेक्शन हैं, उसमें वासा आप ले लें, महकमा सेल ले लें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, PHA, इनके बड़े बड़े कनेक्शन हैं। ये है लेटर में CP 114 उसको बोलते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई इजलास तलब किया जाता है, चाहे वो मिनिस्टर तलब करे, सेक्रेटरी वाटर एंड पार्क करे या CO करे, तो उसका एक ही होता है कि CP 114 में कितने नंबर गए। CP 114 का क्या मतलब होता है कि आप 2 महीने जब आप गए, कनेक्शन हुआ, आपको नोटिस दिया जाता है, बिल पे प्रिंट होता है कि आपका कनेक्शन कार्ड 2 महीने हो गए। जब 30 आप आता है तो इसको ERO इशू किया जाता है कि आपके तमाम जो सामान लगा हुआ है, मीटर्स, ट्रांसफार्मर, वो उतार लिए जाएंगे। जब चौथा महीना शुरू होता है तो उसको आप CP 114 में डाल के उसका तमाम कनेक्शन जो है काट लेते हैं, जितना सामान लगा होता है आपकी गवर्नमेंट का, लेस्को का, वो उतार लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि 4698 जो कनेक्शन हैं, जिसमें प्राइवेट कंज्यूमर्स भी हैं बड़े और गवर्नमेंट के भी हैं, इनके कनेक्शन काट दिए 4 महीने अदम पेमेंट पे। रकम आपकी डूब गई, आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। उसके बाद नहीं कर रहे रिकवरी। अब मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है अपने नाम पे, मैं वो प्रॉपर्टी जो डिफॉल्ट कर गई है, तो मैं आमिर रजा खान साहब या मेरे भाई हैं, तो मैं उनके नाम पे दूसरी जगह पे जाकर वो इंडस्ट्री शिफ्ट कर लेता हूँ, वो प्रॉपर्टी वहीं पे रहेगी, आपके जितना बिल है वहीं पे डूब गया। अफरान ना इनसे मुलाकात करते हैं, ना इनसे बात करते हैं, निचले लेवल पे सारी होना तो ये चाहिए कि कनेक्शन काटने के साथ साथ कोई कानूनी चाराजोई भी हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इनको एक सबक मिले कि मुझे CP 14 से जो असल बात समझ में आती है वो ये है कि सबसे बड़ी नादहिंदा तो खुद हुकूमत है, तो ये बाकियों से बिल कैसे लेंगी। देखिए, जब हुकूमत ही बिल पे नहीं कर रही, जब उनके अदारे ही बिल नहीं पे कर रहे, तो आम सारे बेचारा तो बहुत छोटा कंज्यूमर है। आज शाहिद सिपरा को पता है कि मुझे एक दफ़ा घर में एक पर्ची आई थी और वो लेस्को का एक अहलकार था, उसने कहा जी कि आपका मीटर को मैं कर देता हूँ, टेम्परिंग करता हूँ, उसके ऊपर नंबर उसने लिखा हुआ था अपना, वहाँ पर हमने फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं टेम्परिंग कर दूंगा, मैं आपसे फिक्स अमाउंट लेता जाऊंगा। बाद में इस मीटर को डिफॉल्ट 2-3 हज़ार इसको डिफॉल्ट करार देंगे और मीटर बदल देंगे। शाहिद सिपरा ने फिर उस पर स्टोरी की थी और ये बात मेरे ख्याल 2-3 साल पुरानी लाइनमैन को शायद पता नहीं होगा कि मैं किसको पर्ची देके जा रहा हूँ, इसके घर में पर्ची देके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी अपनी गाड़ी पे प्रेस नहीं लिखवाता हूँ, कभी अपने घर के बाहर अपना नाम नहीं उस तरह से नहीं लिखवाता हूँ मीडिया का। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर मेरे साथ ये वाकया होता है तो ये लाहौर में कितने लोगों के साथ हो रहा है और इसकी क्या, और इतने लोग तंग आए हुए हैं, वो तो फिर इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते होंगे। जाहिर है फायदा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। आप इनका एरिया है, सपोज A ब्लॉक है किसी भी सोसाइटी का, उसमें इनका घर है, इनके बैचेस होते हैं, मीटर रीडर जो है उसने बैच पढ़ना होता है, 1 है 2 है 3 है, इनका सपोज का घर 5वें बैच में है। 6 महीने बाद या साल बाद आप एक सीज़न तो आप इंजॉय कर लेते हैं, आपने उसको टेम्परिंग करवा ली, यूनिट पेंडिंग रखवा लिए, मीटर को डिफेक्टिव करार दे दिया, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में तब्दील करवा दिया, यूनिट्स गए आपके। बट जब नेक्स्ट आने वाला जो मीटर रीडर होता है, जब उसको वो आपकी रीडिंग लेना शुरू करता है तो वो यूनिट्स आपसे ये ले लेते हैं। ये नुकसान में नहीं जाता। आजकल आप बिलों में देख लें कि बिल एडजस्टमेंट की मद में आजकल आ रहा है, किसी को 30,000 इन्होंने डाला हुआ है, किसी को 25,000 डाला हुआ है, ये वो वाले यूनिट्स हैं जो somehow or the other लूज हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। वो आप हम ना भी करें तो हम लोगों से वो वसूल कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या बनाया जी, आपकी कंजम्पशन इतनी है, आपके यूनिट्स कम आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने एवरेज निकाल सी आपसे बिल ले लिया और ये अरबों रुपए आपके डूबे, ये वो ले भी नहीं सकते। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो पैसे हैं, यानी कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये इनसे जो बड़े करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं, उनसे हम गरीबों से जो है अगर हम चोरी भी करना चाहें तो बीच में से पकड़ लेते हैं, बिजली काट देंगे। लेकिन ये इनसे भी लिया जा सकता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कम से कम उनसे लिया जा सकता है कि जिसके नाम पर एक बिजली का बिल है तो सिर्फ उसको बिजली का उसका मीटर ना कटे, उसके नाम पर अगर टेलीफोन, पानी या कोई भी कनेक्शन, कोई यूटिलिटी है, तमाम बिल्स काट दिए जाए, प्रॉपर्टी सील कर दी जाए। इनके तहसीलदार हैं, जमीनों उसको बाउंड करते हैं, जमीनें प्लज होती हैं, और लेस्को की कारकर्दगी ये है। शायद सिप्रा अभी आप ही की खबर जो है वो आपने खबर दी है प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि कल आंधी चली है और उसके असरात क्या हुए हैं, पूरे शहर की जो है वो मुख्तलिफ फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए। नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करना चाह रहे थे लेस्को की कारकर्दगी के हवाले से। सिप्रा, लेस्को की कारकर्दगी तो ये है कि ज़रा सी आंधी चलती है, ज़रा से तो नहीं, वैसे आंधी अच्छी खासी चली, लेकिन आंधी चलती है, बारिश आती है, फीडर स्ट्रप कर जाते हैं, बिजली बंद हो जाती है। देखिए, आपको याद होगा मौसम सरमा जब सर्दियां हैं या अभी तक स्टिल अभी चल रहा है कि आप 8 बजे लाइट बंद करते हैं, 2-3 बजे तक उसको बंद करते हैं। उसको बुनियाद क्या बनाते हैं कि मेंटेनेंस की वजह से बंद की जा रही है, वो अभी तक चलता रहा है। ये पहले होता है कि सर्दी में जब आपका दिसंबर जनवरी फरवरी चल रहा है, जब आपकी सार्फिन जो है बिजली के बगैर गुजारा कर लेते हैं, तो उस वक्त तक ये इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं। अब क्या हुआ कि 8-9 घंटे आपने बिजली भी बंद की, सार्फिन को बिजली से महरूम भी रखा, और उसके बाद मेंटेनेंस क्या हुई कि बारिश होती है या आंधी होती है, आपके फीडर ट्रिप कर देते। एक हफ्ता पहले जब आंधी बारिश हुई तो आपके 450 फीडर ट्रिप हुआ। रात जब हुई सुबह के औकात में 2:30-3 बजे तो आपका 300 फीडर ट्रिप कर दिया। 300 फीडर का मतलब है कि एक फीडर पे कम से कम 3 से 4 हज़ार घर होते हैं एक फीडर पे, और 300 का आप मल्टीप्लाई करें कि कितने हजारों घर हैं जिनके पास इस वक्त बिजली नहीं है। 60 फीडर अभी तक नहीं लगे। 3 बजे बारिश होती है। अब टाइम देख रहे हैं कि 7-8 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो फीडर्स इनसे नहीं लगाए गए। एक फीडर आपका 2 या 3 किलोमीटर उसकी लंबाई होती है, उस पर आपने ट्रांसफार्मर्स की पेट्रोलिंग करनी होती है। फीडर ट्रिप होता किस तरह है, आपकी ट्री कटिंग नहीं होती, सड़कों पे लगे हुए जो बैनर्स होते हैं वो जब टच होते हैं उसकी वजह से होता है, या कोई परिंदा जब ट्रांसमिशन लाइंस में या ट्रांसफार्मर से बैठता है तो उसकी वजह। आपने ट्रांसफार्मर की पेट्रोलिंग करके उसके बाद आपने जो फीडर ट्रॉली है वो लगानी होती है। इनके पास स्टाफ ही नहीं है, पहले स्टाफ का रोना था, आपने 5000 से ज्यादा भर्ती भी कर ली। घंटों तो इनको समझ ही नहीं आती है कि कनेक्शन टूटा कहां से है और फीडर्स को ठीक कहां से करना है। अब क्या, आज दरख्त गिरने से कोई इतने बड़ा ब्रेकडाउन शहर में नहीं है कि दरख्त गिरना एक सेपरेट इशू है कि गिर गया उसकी वजह से तारें टूट गई, मान लिया कि 4-5 घंटे उसमें लग जाएंगे। आज कोई बड़ा ब्रेकडाउन दरख्त गिरने से नहीं हुआ। उसके बावजूद आप 60 फीडर्स अभी तक लेके बैठे हैं कि जिनसे आपकी मेंटेनेंस नहीं हो सकी। तो इससे क्या लग रहा है, आप जो मेंटेनेंस करते हैं उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो नाकिस होता है, उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से उसको चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और फिर आमिर भाई, इसकी रीजनिंग इतनी की लेम होती है, इतनी लेम रीजनिंग दी जाती है कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, काम हो रहा है, मतलब ये क्या तरीकेकार है। फोन नहीं उठाते लेस्को ऑफिस में आप फोन करें, फोन नहीं उठाते हैं। दूसरा, सिप्रा ने सही कहा कि जो बैनर्स हैं जो कि इनलीगल बैनर्स हैं, जो कि यहाँ पर अब स्टीमर्स का एक दौर चल गया है, वो एक अलग चीज़ है, बट इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ जो बैनर्स लगते हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। वो सबसे बड़ा रीज़न है। जब आंधी चलती है वो टूटते हैं, फिर वो तारों से मिलते हैं, अगर बारिश हो जाए तो फीडर ट्रिप कर जाता है। ये सिप्रा भी इस बात की गवाही देंगे। उसके लिए कोई हमारे यहाँ कानून मौजूद नहीं है। वॉल चॉकिंग पर एक कानून मौजूद है, लेकिन आपको जगह जगह में लिखी हुई वॉल चॉकिंग भी दिखा देता हूँ। पोस्टर्स पे एक कानून बना, तो हर चीज़ का मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन कराना, और मेरे ख्याल से हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। गवर्नमेंट की रीट कहाँ पे है फिर? देखिए, गवर्नमेंट की रेट ही नहीं है, और लेस्को काम तो कभी काम नहीं करेंगे और इस तरह के चीफ के नीचे तो कभी भी काम नहीं होगा। जो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन पे उसका जोर है, उसका काम पे जोर उसके ऊपर भी अब बात जो है वो बड़ी 31 मई के ऊपर डाला हुआ है कि कल जो है वो इनका इजलास होना है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि विफाक की मानी जाती है जहाँ से सिफारिशें आ रही हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं उनकी मानी जाती है। मेरिट क्या है ये तो कल पता लग जाएगा। अगली हमारी टॉप स्टोरी है जी आमिर भाई, नया माली साल सूबे के तरक्याती बजट का 35% सिर्फ लाहौर पे खर्च होगा। तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना, मैं तो लाहौर में रहता हूँ कि 35% लाहौर पे लग रहा है, लेकिन पूरी खबर मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ शुरू के एंट्रो में ये मौजूद है 35%। आगे चलकर ये है कि 37% बजट है इस खबर में, और वो लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पे खर्च होगा। उसकी आगे डिवीजन अगर की जाए इस एंट्रो को देखते हुए, तो फिर इसका मतलब है कि बाकी पूरे सूबे में 2% यूज़ होगा। और इसमें भी जो है वो मेन ऑरेंज लाइन को बताया गया है कि ऑरेंज लाइन तो बाहर से पैसा आ रहा है, चाइना उसके लिए फंडिंग कर रहा है, जो भी फंडिंग तो नहीं कहना चाहिए, कर्ज दे रहा है, और वो है। अब ये इसकी जो तकसीम है वो अभी तक मेरी सच्ची बात है कि समझ में नहीं आई है कि क्या 35% साल समझ आई थी आपको 35% लाहौर पे लगेगा, तो इसका मतलब है 2% फिर बाकी शहरों पे लगेगा, और अगर 2% लगेगा तो ये नाइंसाफी है। पिछली बार भी कमोबेश फैक्ट्स जो हैं वो यही थे। पिछली दफा आपको समझ आई थी कि फंड्स की तकसीम किस तरह हुई? नहीं, ये फंड्स की तकसीम तो इसी तरह से समझ नहीं आती है। ये बजट का जो रोला है या बजट की जो खप है वो हमें सिर्फ अखबारात की हद तक या लोगों की बहस की हद तक, क्या चीज़ महंगी हुई क्या चीज़ सस्ती हुई, लेकिन वो जो आशा गौस पाशा बजट पेश करती हैं जो इस साल भी करेंगी, उसमें क्या क्या
घोटम का टाला होएगा वो हमें समझ में नहीं आता। इस दफ़ा भी इस खबर को जब मैंने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा तो मुझे ये समझ नहीं आया था कि ऊपर 35% है, फिर नीचे 37% लाहौर और पंजाब, क्योंकि जहाँ जिक्र हुआ तरक्याती बजट का वहाँ लाहौर और पंजाब का जिक्र हुआ, तो क्या 35% लाहौर पे लगेगा और बाकी तमाम शहरों पे 2% लगेगा? हमारी तरजीहात में मेट्रो मौजूद है, हमारी तरजीहात में हम इश्तिहारी पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर करते हैं, लेकिन हमारी तरजीहात में पीने का पानी नहीं है, हमारी तरजीहात में पानी को बचाना भी नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं हुकूमत को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ, मैंने खुद कल देखा कि मेरे हमसाए में पहले काम वाली ने पूरा बाहर रोड धोया और उसके बाद मैंने देखा कि उनका बच्चा जो है उसी रोड को दोबारा से नहा भी रहा था नाली के साथ और पानी ज़ाया किया जा रहा था। फिर मैंने बेल दी, मैंने उनसे कहा कि ये पिछले 2 घंटों से आपने नल खोला हुआ है और ये पानी कहाँ जा रहा है आपको पता है? ये नाली में जा रहा है, साफ़ पीने का पानी है, ये लोगों को मुयस्सर नहीं है। उस पर उन्होंने कहा बिल्कुल सही, हमें अपना किरदार भी अदा करना पड़ेगा और अपने आने वाले कल के लिए पानी को बचाना पड़ेगा। थोड़ी सी एहतियात जो है वो आपको बचा सकती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हर इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता, हमारा अपना भी किरदार है और हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। नाज़न मज़ीद खबरें डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़न, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और फिर यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाती है, रमज़ान बाज़ारों की बात की जाती है। रमज़ान पैकेज में क्या चीज़ें सस्ती होंगी, किस तरह आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, और फिर सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स और रमज़ान बाज़ार ही क्यों, ओपन मार्केट को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता, इस पर हम बात करेंगे। आमिर भाई, आप क्या इस पे अपना इनपुट देंगे? अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का तकर्रर भी करने के हवाले से जो है वो पूरा एक इश्तिहार डेली सिटी फॉर बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए कि जो आपके ठेले वाले हैं, जो बाकी फल बेचने वाले हैं, उन पर कोई कंट्रोल किसी का नहीं है, उसके लिए प्राइस मजिस्ट्रेट होने चाहिए। मुझे वैसे इस इश्तिहार में सिर्फ इतराज़ ये है कि आपने स्पेसिमन छाप दिया है कार्ड का, प्रिंटिंग प्रेस में भी चला गया होगा छपने के लिए जेली मजिस्ट्रेट्स ने, और उनको पता चल गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कब से कब तक की डेट है, वो ऐसा कार्ड बनवा लेंगे। जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं है यहाँ पर भी। वो मजिस्ट्रेट कहाँ कहाँ उनकी क्या क्या कार्रवाईज होती हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ वो छापे मारते हैं, किसको पूछते हैं, ये देख लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले भी हम इन्हीं असल मजिस्ट्रेट्स के भी तो बहुत से कारिंदे होते हैं ना, जो जाकर जुर्माने के नाम पर पैसे अपनी जेबों में डाल रहे होते हैं, कार्रवाइयां कर रहे होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिले हुए हैं। मुझे बताएं, जो रोड किनारे फल लगाता है उसके पास बिजली का कनेक्शन कहाँ से आता है? जो गन्ने की रो बेच रहा है, ठीक है, वहाँ से बिजली उसको कहाँ से आ रही है? चले मुझे ये बताए, सिपरा बता दे, मीटर मेरे नाम पे है घर के नाम पर, क्या मैं किसी को तार दे सकता हूँ अपने घर से? और वो भी इतनी हैवी क्या वो इलीगल है या लीगल है? नहीं दे सकते, इलीगल है। इलीगल है, कैसे जाता है? तमाम फल वालों ने, तमाम फल वालों ने, तमाम ये रो बेचने वालों ने, तमाम ये होटल छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ये इनके पास बिजली के कनेक्शन कहाँ से आते हैं? फिर वो जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है जो कि तय बाजारी कहलाता है, जो कि तजावज़ात को कंट्रोल करने के लिए है, वो आप मेरे साथ चलें, PIA रोड पे चलें, आप मेरे साथ जौहर टाउन में चले, किसी रोड पे चले, वहादत रोड से गुजरना इन फल वालों की वजह से मुश्किल नहीं है, नामुमकिन हो गया। शाम के वक्त आप गुजर नहीं सकते। कहाँ जाता है महकमा इनका तय बाजारी वाला? वो सिर्फ कार्रवाई करते हैं जस्ट फॉर कार्रवाई, उसके बाद एक तस्वीर बनाते हैं, अखबारात को शाया कर देते हैं, जी हमने ये आज कार्रवाई की, ये तमाम टाउन इंतजामिया, ये तमाम चीज़ें, ये प्राइस इस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ करती है। जब आप रमज़ान बाज़ार, इतवार बाज़ार, जुमे बाज़ार, मंगल बाज़ार लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ओपन मार्केट पर कंट्रोल हासिल नहीं है। जो अकबरी मंडी में बैठा ताजर है वो अपने मर्जी से चने का रेट निकाल रहा है, वो एक हफ्ते के अंदर मन के पीछे 5,000 रुपये बढ़ा दे, वो एक हफ्ते के अंदर 10,000 रुपये बढ़ा दे, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। तो आप इतवार बाज़ार, जुमे बाज़ार, रमज़ान बाज़ार और फिर एयर कंडीशन रमज़ान बाज़ार लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्राइस कंट्रोल करने के लिए ये जो बड़े डीलर्स हैं, ताजर हैं, ये जो माफिया है अकबरी मंडी का, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर तो के पीछे कौन होता है? आपके लोग होते हैं ना, आपके लोग होते हैं ना, सियासी होती है। मुझे बताएं कि इससे पहले हम चलाते रहे कि ओपन मार्केट में 25 रुपये महंगी होगी फ़ी किलो, 60 रुपये हर चीज़ महंगी होगी। अब आप यूटिलिटी स्टोर पे आ रहे हैं, शहर में कितने यूटिलिटी स्टोर होंगे? जितने भी हैं आपके, उन पे आप देख लीजिएगा, रमज़ान शुरू होगा कोई चीज़ मिलेगी नहीं, शॉर्ट हो जाएगी। ये क्या होता है? ये जब ओपन मार्केट वाला जो माफिया एक्टिव होता है, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर से आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ये जो प्राइसेस आप कम कर रहे हैं इससे आवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर तेजाब पूरा साहब की साल बात हो रही आप है, उस सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं नहीं करा होगा। सके और पता कौन नहीं वो बनाता करवाना? भी कौन है, क्या उसकी लॉजिक है, क्योंकि उससे 20 या 30 रुपए का फर्क तो आराम से ये आपको ओपन मार्केट सारे में लोग मिल रहा इससे है। बेहतर तुम जानती हो, क्योंकि आप लोग हर तो हर रोज इस करते इशू को हो, हाईलाइट हर करते रोज हैं आप इस एंड issue नोबडी पर- बॉदर्स, कोई इस चीज पे अब वो बॉदर नहीं नहीं करते करता हैं, वो है। नहीं कौन- करेंगे। इसका उनको क्या काम करेंगे? मेरा आप इसमें कुछ लिखा है, मुझे ये बताएं। जो इन्होंने लिखा है कि हम पकड़ेंगे, जुर्माना करेंगे रेडी वालों को। आप एक रेडी लगवाने के आप जब पैसे लेंगे ना, जब टीएमए को पैसे पहुंचेंगे तो अब वो रेडी मुझे ये बताएं, सड़क पे आम बंदा रेडी लगा के किस तरह खड़ा होता है? उसके पीछे लोग होते हैं, वो वहां का पे कर रहा होता है। आप ऑफ द रिकॉर्ड उनसे जाके बात करें, जनरल बात करें, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सा बंदा जो है उनसे पैसे लेके जाता है और रोजाना की बुनियाद पे लेके बिल्कुल, जाता है। रोजाना की बुनियाद पर अब ये अपनी जेबें चूचा गर्म कर फाटक- रहे हैं, वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं मुनाफाखोरी की नाम पर, और आवाम बेचारी जो है वो पिसने पर मजबूर है। और इतनी उसको भाई ये शायद आवाम के लिए ये 3-4 कॉलम खबर और उसके बाद जो हेडलाइन चल गई, फुटेज चल गई, आवाम इसी पे खुश रहे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, वो इसी पे खुश रहे, अदरवाइज कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होना। रमजान ग्राउंड इसी तरह रियलिटीज पर गुजरेगा। आप कोई इकदाम नहीं आपकी कर रहे हैं और पूरी सब्जियों का दुनिया रेट में आप कल संडे पूरी बाजार दुनिया का में देख- अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स पर लोग सेल्स लगा देते हैं। आपको लोग जो है वो मुनाफा 0% पे ले आते हैं कि आप उनको इंसेंटिव गिराम दे रहे फरोशी हैं। शुरू यहाँ हो- यहाँ पर गिराम गिराम फरोशी फरोशी आप शुरू हो शुरू जाती है और करते हैं। आप हुकूमत जब- इस हद तक नाकाम हो चुकी है। मैं अगली खबर साथ में डिस्कस करना चाह रही हूँ हसन खालिद की। हुकूमत की रेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि स्कूलों की छुट्टियां तो वो करा नहीं सकी। प्राइवेट स्कूलों ने ऐलान किया कि 6 जून तक हम स्कूल खुले रखेंगे। मेरे ख्याल में मजाल है हुकूमत को किसी की? सरेंडर कर जाना चाहिए था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सामने कि होना हम तो यही 24 को चाहिए नहीं था। बंद करने जा रहे हैं, हम 6 को बंद करने जा रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है, मौसम भी चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने बंद किया है कि मौसम जो है वो सख्त हो गया है, टेम्परेचर 46-47 पे चला गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको स्कूल ना भेजा जाए। उसके बाद एसोसिएशन वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन इन्होंने छुट्टियों का ऐलान किया, 25 को आंधी आई, बारिश आई, मौसम बेहतर हो गया। वो एक सेपरेट इशू है, वो एक कुदरती है, वो हुआ, अब भी हुआ, मौसम अच्छा हो गया। बट बात क्या है कि गवर्नमेंट जब अनाउंस कर रही है कि आप बंद करें और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ऑन मीडिया आ गए, उनके सामने कह रहे हैं कि हम बंद नहीं करने नहीं जा रहे। करेंगे, आप तो कर इसका लें, और क्या अगर मतलब बंद है? कराएंगे तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर कलंदर करेंगे। होगा, तो इसका क्या मतलब है? हमारी नलायकी तो ये है कि हमारा जो महकमा मौसमियात है वो सही प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि मौसम रहेगा कैसा और बारिशें होनी है या आगे भी आइंदा आने वाले दिनों में गर्म होता जाएगा, उससे कोऑर्डिनेशन ही नहीं सिस्टम है। खराब है। और देखिए सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है ना। जैसे इसने कहा कि सरेंडर कर देना चाहिए, मुझे तो नज़र आता है कि इस हुकूमत को हर शोबे के सामने सरेंडर कर देना चाहिए और उसके बाद आवाम के सामने, अल्लाह इनको इनसे बचाए, इनको सरेंडर करना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि हम नहीं काम कर सकते हैं। तो हर चीज़ का हल तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन ये में प्राइस निकालते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। क्या ये प्राइवेट स्कूल्स को बंद करवा सकते हैं? नहीं। क्या ये पैरामेडिक्स की हड़ताल रोक सकते हैं? नहीं। क्या क्या ये ये धरने रोक डॉक्टर्स के सकते हैं? मुतालिबात नहीं। मान सकते हैं? क्या ये ताजरों के मसाइल हल कर सकते हैं? क्या ये शहरियों के मसाइल हल कर सकते हैं? ये किसी कोई काम नहीं कर साफ सकते। पानी, लोड शेडिंग, आप अब यू तो नेम फिर इट, कोई और वो हुकूमत इश्यूज का खड़े हैं surrender और होना हुकूमत चाहिए ना। नाकाम है। मसाइल ही मसाइल है ना, उसमें कोई हल ही बिल्कुल, नहीं है, इसमें कोई तो फिर positive हमारा, कुछ है ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह हाफिज है तो उसमें कोई अल्लाह जो है वो दो राय नहीं आएगी किसी तरफ से। बहुत शुक्रिया शाहिद अल्लाह सुप्रा, हाफिज। आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपको भी अल्लाह हाफिज। और नाज़न, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़न, और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें मैं आपको शहर भर में लगने वाली सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी। बचत बाजार में सबसे पहले एक बड़ी सेल लगी हुई है जी। चेनवन पर आपको फ्लैट 40% तक ऑफ मिलेगा। आप जाएं, जाकर शॉपिंग करें और फ्लैट 40% तक सेल एंजॉय करें। नेक्स्ट ब्रांड है हमारे पास लाइमलाइट, और लाइमलाइट पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। जी, और तीसरी बड़ी सेल लगी है जी सलीम फैब्रिक्स पर। सलीम फैब्रिक्स पर जाएं, जाकर शॉपिंग करें और 15% तक डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा। 15% तक सेल को एंजॉय करें। मेरी वार्डरोब भी अगर आपको पसंद आ रही है आजकल, तो आप सलीम फैब्रिक्स जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि ना सिर्फ जो फिक्स्ड आइटम्स हैं उन पर कुछ सेल लगी हुई है, बल्कि ऑल ओवर जितने भी डिज़ाइन वहाँ पर अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिज़ाइनर्स के और कपड़े अवेलेबल हैं, उन पर आपको 15% तक डिस्काउंट मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें प्रमोशन पर हैं। सबसे पहले रफान कॉर्न ऑयल है जी, 4 लीटर्स रिटेल प्राइस
प्राइस है 1430, प्रमोशनल प्राइस 1285। आप 145 रुपीज़ बचा सकते हैं। केल्सन स्पेगेटीज है जी और 450 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 72, प्रमोशनल प्राइस 60, 12 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें सब्जियों और फलों की बात करेंगे आज के भाव। सबसे पहले रुख करेंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान अब्दाली, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? माह रमज़ान की आमद है, लेकिन इसके बावजूद ओपन मार्केट में जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही और सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियां मिल भी नहीं पा रही। ताहम जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है सार्फिन की जानब से। आज उस ज़िला इंतज़ामिया की जानब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है। इसके मुताबिक जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से, इनमें जो आलू है वो 24 रुपये, प्याज 22, टमाटर 13, लहसुन देसी 122, अदरक थाईलैंड 46, लहसुन चाइना 152, अदरक चाइना 85, बैंगन 30, खीरा जो देसी है उसकी कीमत 35 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसके अलावा खीरा फार्मी 17, करेले 33, पालक 14, जो लीमू देसी हैं वो 176 रुपये, लीमू देसी दर्जा दोम के 116, मेथी 40, माड़ू 24, फलियाँ जो हैं वो 59 रुपये। इसके अलावा जो आम कच्चे हैं वो 22 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। इसके अलावा दीगर सब्जियों की कीमतों की हम बात करें तो उसमें जो बंद गोभी है वो 17 रुपये, फूल गोभी 44, घिया कद्दू 25, सब्ज़ मिर्च की कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 38 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा शिमला मिर्च 33, अरबी 69, घिया तोरी जो है वो 36, भिंडी 40, मटर भी सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी हैं वो 100 रुपये, टिंडिया फार्मी 13, गाजर चाइना 15, गाजर जो देसी है वो 11 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसके अलावा लसूड़े 24, देसी टिंडे जो हैं वो 38, हलवा कद्दू की कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 6 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि जो मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत में अभी तक कमी जो है वो देखने में नहीं आ सकी। वो बदस्तूर 242 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी है वो थोक में 161 रुपये और परचून में 167 रुपये के हिसाब से दस्तयाब है। इसके अलावा जो अंडे फार्मी हैं वो 65 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। जो ओपन मार्केट के सार्फिन हैं उन्होंने शिकवा किया है कि माह रमज़ान करीब आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो फाल नहीं हो सकें, कोटा से मस नहीं हुई। इसी वजह से जो है वो ओपन मार्केट में ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जारी रहता है और इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो सब्जियाँ हैं वो सार्फिन को नहीं मिल पा रही। जी शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों और फलों के हवाले से हमें बता रहे थे। ज़ैनत शॉप पर नाज़न अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये में। और मटन कीमा जो है वो आपको मिलेगा 840 में। बीफ कीमा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 167 रुपये किलो में। और उसका बना हुआ गोश्त 242 रुपये। जी परचून से अंडे आपको मिलेंगे 65 रुपये दर्जन, थोक से 63 रुपये और गोलमे से 64 रुपये। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और अब हम सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर कीमत खरीद है 105.40, कीमत फरोख्त है 105.65।
पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 153.50, कीमत फरोख्त 154.20। यूरो की कीमत खरीद है 116.50, कीमत फरोख्त है 117। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 28, कीमत फरोख्त है 28.15। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.60, कीमत फरोख्त है 28.75। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 344, कीमत फरोख्त है 346। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 76.50, कीमत फरोख्त है 76.95। जैपनीज यन कीमत खरीद है 0.93, कीमत फरोख्त है 0.96। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 104.20, कीमत फरोख्त 105.10। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 82, कीमत फरोख्त 82.55। और अब आपको मूवी टाइमिंग्स बताएंगे और शामिल करेंगे अगला सेगमेंट टुडेज डायरी। जी टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है माहे मीर, 7 बजे और 10 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 1 में। द एंग्री बर्ड्स मूवी 4 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। एक्समैन एपोकलिप्स 3 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास 3D 1:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 7 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। और मनी मॉन्स्टर लगी हुई है जी 9:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, 9:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और अब नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। जी तहरीक आज़ादी का मरकज़ लाहौर का तारीखी ब्रेडला हॉल, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। राव साहब सबसे पहले तो ये ब्रेडला हॉल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पर वाक़ है ये? जी ब्रेडला हॉल जो है ये रेटिंगम रोड पे जो बिलालगंज का इलाका है हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की खानका के साथ, उस जगह पे ये रेटिंगम रोड पे ये हॉल वाक़ है। और ये का एक तारीख़ी और तहरीक आज़ादी के हवाले से ये एक मरकज़ था। तमाम आज़ादी की तहरीकें और तमाम लीडर जो थे वो इस हाल से ही ये सारी तहरीकें उन्होंने आगाज़ किया। और ये आज़ादी के हवाले से इसकी बड़ी एक ख़ास अहमियत है इस हाल की। सही सही। अच्छा इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, क्या हासिल है इसको? तारीख़ी तौर पे ये कि जो चार्ल्स ब्रैडला थे ये बेसिक आयरिश थे और इनके वालिद जो थे वो एक सरकारी वकील थे। तो क्योंकि बरतानिया का आयरलैंड के साथ एक इनकी जो है पहले से एक तनाज़ा था, उस वजह से जो चार्ल्स ब्रैडला थे वो बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। और शुरू में जो है इन्होंने इब्तदाई तालीम तो आयरलैंड से ही हासिल की। उसके बाद ये आ गए थे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में इन्होंने आके तो रॉयल इंडियन आर्मी में
शमूलियत इख्तियार की। बाद में जब रेलवे का निज़ाम हिंदुस्तान में शुरू हुआ, और ये 1850 की बात है, उस वक़्त जो है चार्ल्स ब्रैडला ने जो रेलवे की लाइन थी उसके कुछ इसने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। तो उस वक़्त इन्होंने देखा कि जो हिंदुस्तानी हैं वो महकूम हैं और अंग्रेज़ जो है वो इन पे बड़ी ज़्यादती, यानी जिस तरह से लेबर की शक्ल में, ख़ास तौर पे रेलवे का जो एक पूरा एक वसी नेटवर्क था उसमें लेबर बहुत ज़्यादा थी, और जो वो देख रहे थे कि काम जो है वो ये मुकामी लोग कर रहे हैं और रूल जो है वो अंग्रेज़ कर रहा है, और किस तरह से इनके साथ ज़्यादतियाँ, इनकी तनख्वाहें उतनी नहीं हैं, इनके साथ जितनी मुशक्क़त ली जाती है उतना इनको पे नहीं किया जाता। अच्छा। और दूसरा एक ग़ुलामी का मामला था। तो इन्होंने इन लोगों को, मुकामी लोगों को एक तहरीक दी कि आप अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो है आप मुल्क तो ये आपका अपना है। आयरिश थे, ये आयरिश थे ना, आयरिश थे। हाँ। तो इन्होंने फिर एक तहरीक देने की कोशिश की कि आप लोग जो हैं उठ खड़े और अपने हकूक़ के लिए आप लड़ें, आपका हक है, ये खिता जो है, ये सरजमीन आपकी है, ये बाहर से आके और यहाँ काबिज़ हो गए हैं। अच्छा। तो इस वजह से फिर इसके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी मनसूख कर दिए गए, और इस पे फिर हालांकि इनको लेकर परेशानियाँ ब्रिटिश लोग ही लेकर आए थे इनको नहीं, उनकी हुकूमत में ये आके तो मुलाजम हुए थे रॉयल इंडियन आर्मी में। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो मुलाजमत छोड़ दी और फिर उन्होंने अपनी ठेकेदारी शुरू कर ली। तो उसमें भी आके तो फिर इन्होंने जो हालात जैसे बताए कि लेबर के साथ, तो इस तरह से फिर इन्होंने मुकामी लोगों को एक तहरीक देने की कोशिश की, और उसके जुर्म में जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख कर दिए गए। और दूसरा ये कि इनको फिर लाहौर बदर करने के अहकामात हुए, और फिर हिंदुस्तान बदर का कहा गया कि आप पूरे हिंदुस्तान में नज़र ना आए कहीं। तो इनका एक ये था कि जो जिस वजह से इन्हें ज़्यादा शोहरत मिली कि जब इनको अहकामात मिले लाहौर बदर होने के, तो उस वक़्त इन्होंने अगले दिन, यानी जिस दिन वो नोटिस मिला अगले दिन इनका था कि इन्होंने ना सिर्फ लाहौर बल्कि हिंदुस्तान से निकल जाना है। अच्छा। तो इन्होंने रावी में एक कश्ती ली और उसमें चंद रोज़ की अपनी खुराक का बंदोबस्त किया, और जो है कश्ती को किनारे से अंदर ले गए और यानी बहते पानी में चले गए। अच्छा। तो जिस वक़्त अगले दिन रॉयल इंडियन आर्मी के लोग इनके पास आए और इनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो इन्होंने बताया कि मैं जो है आपकी सरजमीन छोड़ चुका हूँ हिंदुस्तान की, मैं बहते पानी में हूँ। तो लिहाजा मुझ पे वो इतलाक नहीं है कि आप मतलब इस ज़मीन का, मैं बहते पानी में हूँ। तो मैं जो है ना यहाँ से नहीं जा रहा, ज़मीन पे तो नहीं हूँ। तो इस तरह से तो वो बड़े इसके डायलॉग चले, उस वजह से इसको बड़ी एक शोहरत मिली, और ये कई दिन जो है वो रावी में कश्ती में ही इसने क़याम किया। अच्छा। उसके बाद एक मुज़ाकरात के बाद इसको जो है वो रावी से निकाला गया, और यहाँ से यानी लाहौर से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ही निकाल दिया गया, और ये दोबारा आयरलैंड चला गया। अच्छा। तो इन्होंने जो है अपनी कुछ दो चीज़ें आती हैं तारीख़ में। एक तो ये कि इन्होंने जब ये लाहौर में थे तो उस वक़्त इन्होंने अपनी कुछ जायदादें सेल करके और लाहौर में एक जगह ख़रीदी थी जो रेटिगन रोड पे वाक़या है। ये 8 कनाल जगह है। अच्छा। और इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो एक तो बड़ा हाल बनाया गया था, और दूसरा उसके साथ उसके बाद हुए थे ना ये, तो उससे हाँ पहले किया। ये उससे पहले की बात है कि दो रवायतें। एक तो ये कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो जगह ख़रीद ली थी, अपनी जगह आयरलैंड में जो इनकी असासे थे वो फ़रोख्त करके। अच्छा। दूसरा ये आता है कि इनके जाने के बाद जो लाहौर के मुकामी जो लोग थे और तहरीक के आज़ादी के जो दीगर कारकुन थे, उन्होंने इनकी याद में ये हाल तामीर किया। तो ये जो हाल है ये तकरीबन 4 कनाल जगह पर मुश्तमिल है। लाहौर का बड़ा जो है बड़े हालों में से एक हाल है। अच्छा। और उसके साथ जो थी मुख्तलिफ इमारत तामीर की गई, जिनमें आज़ादी से मुतल्लिक जो तहरीक से मुतल्लिक जो लोग थे उनके क़याम का और खाने पीने की जो हैं वो इमारत तामीर की गई थी। तो ये वो इमारतें अब तक मौजूद हैं। और इस हाल का जो इफ्तिताह 1900 में, सन 1900 में ये हाल शुरू हुआ। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी उस वक़्त जो थे वो एक लीडर थे, हिंदू थे, और तहरीक आज़ादी के हवाले से वो, क्योंकि उस वक्त मुश्तरका तौर पे काम हो रहा था। मुसलमान, सिख और हिंदू मिल के जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सारे जो थे वो इकट्ठे काम कर रहे थे। तो ये हाल तामीर हुआ, और इस हाल में ना सिर्फ तहरीक आज़ादी के हवाले से ही प्रोग्राम होते थे, बल्कि जिस तरह से मुशायरे और दीगर ड्रामा टाइप, और बल्कि जो पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली फ़िल्म बनी है उसकी शूटिंग भी ब्रैडला हॉल में हुई थी। अच्छा, अच्छा, तो उसको काफ़ी यानी इस तरह के सारे मामला, फिर थिएटर टाइप जो इस्लाही प्रोग्राम या आज़ादी के हवाले से कुछ चीज़ें वो सारी इसी हाल में दिखाई जाती थी। और बड़े लीडरों में नेहरू, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने तो वहाँ कई मुशायरों में जो है वो शिरकत की, बल्कि एक
लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जो मुशायरा हमें मिलता है वो भी उसमें 4000 लोगों ने मतलब इस हाल के अंदर जो है वो यानी कि इतनी कैपेसिटी थी इसके अंदर कि 4000 के करीब 4000 लोग जो हैं इसमें गैलरियाँ भी बनी हुई हैं और इसमें बैठे थे। तो इस तरह से ये तहरीक आज़ादी के हवाले से जितनी सरगर्मियाँ, जितने कोई हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से कोई लीडर आते थे तो वो खताब या सारे प्रोग्राम जो थे वो यहीं होते थे। अच्छा। और उसका असर इतना था अंग्रेज़ गवर्नमेंट पे कि एक उस वक्त जो लोअर माल थाना लोअर माल है ना, ये पुलिस चौकी उस वक्त बनाई गई थी ब्रैडला हाल पे जो लोग आते थे उनकी सरगर्मियों पे नज़र रखने के लिए। अच्छा। यानी अंग्रेज़ गवर्नमेंट को इतना जो है वो इसके बारे में था कि यहाँ कौन कौन आता है किस तरह से, तो इसलिए ये पहले पुलिस चौकी बनाई गई और बाद में ये पुलिस चौकी जो है अब एक थाने की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो ये ब्रैडला हाल की निगरानी के लिए बनाई गई थी। दूसरा ये था कि 1940 में लाला लाजपत राय थे, एक हिंदू जिनकी वालदा के नाम पे गुलाब देवी हॉस्पिटल है और लाजपत राय हाल इनके भी नाम पे एक हाल है, वो कोर्ट स्ट्रीट के साथ है। अच्छा, खजाना गेट स्कूल के सामने। तो उन्होंने जो है यहाँ 1940 में एक नेशनल कॉलेज के नाम से एक तालीमी इदारा बनाया था और उस इदारे में हुब्बुल वतनी के लेक्चर दिए जाते थे और तहरीक आज़ादी के हवाले से एक जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक तहरीक पैदा की जाती थी। और जो लाहौर साजिश केस है जिसके सरगर्म रुकन थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये सारे जितने भी लोग थे ये सारे नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट थे और लाला लाजपत राय ने ये 1940 में कायम किया था। अच्छा। और नेशनल कॉलेज यानी कि यहाँ पर था। यहाँ पे बनाया था और इसी कॉलेज के ये स्टूडेंट थे और ये सारा जो तहरीक चली ये भगत सिंह वगैरह की ये सारी, तो ये इस कॉलेज की वजह से ही सारा ये मामला चला। और बाद में जो साइमन कमीशन आया और लाला लाजपत राय को लाठियाँ मारी गई और वो फौत हो गए थे, तो उसके बाद जो है वो फिर भगत सिंह ने फिर इन्होंने एक तहरीक शुरू की और जो SSP थे लाहौर के सांड्रस ASP उनको कत्ल किया और बाद में यही तहरीक जो बड़ी है सारा नेशनल कॉलेज ब्रैडला हॉल की वजह से ये सारा सिलसिला चला था। तो उसके बाद फिर उस हॉल को बंद नहीं किया गया, मतलब उस कॉलेज को, क्योंकि तहरीक की मुखालफत के लिए भी तो बहुत सी फोर्सेस वहाँ पर नहीं, बहुत सी फोर्सेस थी। असल में बंद इसलिए नहीं किया जाता था, किया गया उनकी एक चाल थी, उससे फिर उनको ये पता नहीं चलना था कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, कौन यहाँ आता है, किस तरह की तकरीरें होती हैं, तो उनको इन चीज़ों का पता चल जाता था। दूसरा ये कि भगत सिंह भी उन दिनों में उनकी याददाश्तों में वो खुद लिखते हैं कि जिस वक्त हम इसको सांड्रस को मार चुके थे तो हम यहाँ ब्रैडला हॉल में ही छुपे हुए थे, तो हमारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, तो हम खानका हज़रत अली हजवेरी जो है वो जाके तो वहाँ से लंगर लेके आते थे। तो एक दिन जो वो तकसीम करने वाले थे वहाँ, उन्होंने कहा भी आप यार स्टूडेंट टाइप हो तो आप हर रोज़ जो है वो एक बर्तन लेके आ जाते हो, तो क्या मसला है। तो उन्होंने फिर बताया कि हम आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं और हम ब्रैडला हॉल में मुकीम हैं, तो इसलिए हमारे काफ़ी दोस्त हैं, तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने फिर ज़्यादा खाना उनको देना शुरू कर दिया था, तो ये लोग वहाँ रहे ब्रैडला हॉल में। तो ब्रैडला हॉल जो है पाकिस्तान बनने के बाद एक मिली तकनीकी इदारा एक था जो अलीगढ़ के पढ़े हुए सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना दिया था इसको। तो पाकिस्तान बनने के बाद ये सिलसिला वहाँ चलता रहा और अब जो है वो 5-6 साल से ये हाल जो है वो सील है और अब वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई नहीं, कुछ इंक्रोचमेंट हो चुकी है। काफ़ी जो उसकी रिहायशी इमारत थी उन पे भी सारा क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जो मुहाजिरीन आए वो उसमें मुकीम हो गए और अब तक वो वहीं आबाद हैं उन जगहों पे। और जो मेन हाल है उसमें भी एक हिस्से पे जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है और हाल जो है वो ताहाल सील है। यानी जितने भी लीडर यानी तहरीक आज़ादी के हवाले से थे, खा वो मतलब पाकिस्तान बना तो इस पाकिस्तान के लीडर हुए और इसी तरह से जो भारत में गए तो वो बड़े आला ओहदों पे वहाँ फायज हुए, तो उन सब लीडरों का ताल्लुक जो था वो किसी ना किसी तरह से ब्रैडला हॉल के साथ था। सही 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 जी। अच्छा, तो अब मतलब उसकी मेंटेनेंस के लिए या उसको दोबारा, क्योंकि 4 कनाल अराजी मतलब अगर अंदर हॉल है तो उसको दोबारा भी तो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत बड़ा खुला और यानी उसके सामने जो है ना अभी भी एक तकरीबन 2 कनाल का ग्राउंड है। उस अच्छा हाल के बिल्कुल सामने जो है ना स्कूल बना दिए गए हैं, हाल अब बिल्कुल छुप गया है। अच्छा। लेकिन फिर भी उसकी तर्ज तामीर वो एक लाहौर के दूसरी तमाम इमारत से मुख्तलिफ है और क्योंकि यहाँ जैसे बताया कि मुशायरे और दूसरी एक्टिविटीज़ थिएटर
और इस तरह के तमाम लीडर यानी जितने भी वहाँ पर होती थी, तो उसको तकरीबात अगर होती थी वो बहाल यहाँ किया होती जाए थी। तो एक तो उसको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जी, से एक अच्छी जगह मिल जाएगी। जी बड़ी अच्छी जगह है बिल्कुल और सही। इसको जो है वो यकीनन बहाल होना चाहिए। बल्कि हमने इस पे तहरीक शुरू की थी, मेरी एक किताब भी है ब्रैडला हॉल पे। अच्छा, निगत शेख हैं MPA, ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, ताकि हम इस पे बात करते। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो तो गया। उन्होंने जो है तहरीक इल्तवा भी पेश की थी। अच्छा। लेकिन वो भी मामला अभी है इसी तरह से इल्तवा का शिकार है और हाल को तारीखी विरसा करार देने के बावजूद जो है वो हाल अभी तक सील है, सील पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। मौसम खूब इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।